नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जाना। आज हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में कि प्राकृतिक रूप से जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये दो बहुत महत्वपूर्ण गैसेज हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को बनाए रखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जल वाष्प के बारे में। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे बड़ा कारण भी है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। इसकी मात्रा में स्थानीय रूप से या समय के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन वायुमंडल के गर्म होने से इसकी कुल मात्रा जो है वो बढ़ जाती है और इसकी मात्रा में वृद्धि होने से जो अन्य हरितगृह गैसें होती हैं उनकी मात्रा में भी वृद्धि होती है। दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। औद्योगिक क्रांति के पहले वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा थी वो 294 ppm थी, पार्ट पर बिलियन, 0.0294%। और फिर हरित क्रांति के बाद में ये लगभग 100 वर्षों की अवधि में 13% की वृद्धि हो गई थी और ये 334 ppm इसकी मौजूदगी हो गई थी वायुमंडल के अंदर। तो शुरू में औद्योगिक क्रांति के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे वायुमंडल में बढ़ रही थी, लेकिन उसके बाद में 90s के बाद में 1990 के बाद में ये वृद्धि जो है वो तेजी से होने लग गई। ये जैव ईंधनों का जैसे जैसे प्रयोग बढ़ता जा रहा है, जैसे एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल 4% की वृद्धि हो जाती है जैव ईंधन के प्रयोग में। तो जितना तेजी से जैव ईंधनों का प्रयोग हो रहा है उतना ही तेजी से फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। ये अनुमान लगाए जा रहे हैं, पूर्वानुमान जिन्हें हम कह सकते हैं, कि 2030 तक वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा डबल हो जाएगी, जो कि अपन ने औद्योगिक क्रांति से पहले वाली जानी, उससे जस्ट डबल हो जाएगी। और यदि हम जो वर्तमान समय में जैव ईंधनों का प्रयोग जिस स्पीड से कर रहे हैं उसका हम आधा कर दें, जैव ईंधनों का प्रयोग करना कम स्टार्ट कर दें, तो अपन ये स्थिति जो है डबल होने वाली वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडल में, वो हम 2050 तक ले जा सकते हैं। अभी की गति से तो 2030 में कार्बन डाइऑक्साइड जस्ट डबल हो जाएगी, और अगर हम स्पीड को आधा कर देते हैं जैव ईंधनों के प्रयोग करने की, तो फिर ये 2050 में जाके डबल होगी। तो वायुमंडल में जिस स्पीड से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है उसी स्पीड से फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ रहा है, तापमान बढ़ता है। क्योंकि ये जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ये सूर्य से आने वाली जो शॉर्ट वेव्स होती हैं उनके लिए तो ट्रांसपेरेंट है, और जो पृथ्वी से टकराने के बाद में दीर्घ तरंगें वापस जाना चाहती हैं वायुमंडल से, उनके लिए ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, उनको रोक लेती। तो इससे क्या होता है, वायुमंडल में ऊष्मा की वृद्धि हो जाएगी, तापमान बढ़ेगा और फिर परिणाम स्वरूप भूमंडलीय ऊष्मीकरण होगा। तो ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम आंशिक तौर पे नियंत्रित कर भी लें तो भी 21वीं शताब्दी के अंत तक वायुमंडल का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है। अब अगर इतना तापमान बढ़ता है तो फिर वो रिजल्ट हमने पढ़े हैं कि भाई जो भी हिम जमी है अर्थ पे जहाँ जहाँ वहाँ से पिघलना शुरू हो जाएगी, सी लेवल बढ़ेगा, फिर जो भी डिजास्टर होंगे वो देखने को मिलेंगे। हरितगृह प्रभाव है वो एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, लेकिन विकसित देश जो हैं वो इसके लिए भी ज़्यादा उत्तरदायी हैं। यहाँ पे औद्योगिक विकास तो हुआ ही हुआ, उसके साथ में जैव ईंधनों का प्रयोग भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी वातावरण में लगातार बढ़ रही है।
इन देशों में जो औद्योगिक यूनिट्स हैं, औद्योगिक इकाइयां हैं, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और भी कई गैसेस निकलती हैं जो हरितगृह प्रभाव को बढ़ाती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्बन डाइऑक्साइड की वार्षिक प्रति व्यक्ति उत्सर्जन सबसे ज्यादा है, 5 टन है प्रति व्यक्ति, जबकि भारत के साथ अगर इसका कंपेरिजन करें तो भारत में केवल ये 0.2 टन है प्रति व्यक्ति। आप डिफरेंस देख सकते हैं, अमेरिका में 5 टन प्रति व्यक्ति है और इंडिया में 0.2। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ऑब्वियसली विकसित देशों पे ज़्यादा आती है, लेकिन हमें भी इसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। तीसरी गैस है मीथेन। ये जो भी कुल हरितगृह गैसें हैं उनका 1/4 25% भाग है, और ये आर्द्र भूमि और जो दलदल होता है, जैसे चावल की खेती करते हैं आर्द्र भूमि में, वहाँ पे इसका ज़्यादा उत्पादन होता है। ये जल में घुलनशील है और ये भूमि के नीचे भी पाई जाती है और महासागरीय जो नितल है उसके नीचे भी पाई जाती है। फिर ये यहाँ से भूतल पे आकर के वायुमंडलीय मीथेन बन जाती है। इसका ईंधन के रूप में हम प्रयोग करते हैं, अधिक दबाव लगा करके, और फिर इसको तरल पदार्थ में चेंज करके फिर हम ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। तो ये दलदली इलाकों से, वहाँ से तो प्राकृतिक रूप से भी उत्पन्न होती है, मानवीय क्रियाओं से भी इसका उत्पादन हो रहा है। वर्तमान में जितना मीथेन बन रहा है उसका 2/3 भाग, लगभग 66% जिसे भी कह सकते हैं, वो मानव निर्मित है। जिसमें जैसे कोयले का खनन होता है, पेट्रोलियम उद्योग हैं, जितने भी चावल के खेत हैं, बायोमास का जब दहन किया जाता है, वेस्ट ट्रीटमेंट किया जाता है, तो वहाँ से ये मीथेन गैस निकलती है। पशुओं के द्वारा सांस लेने में भी ये बनती है, दीमक भी इसका निर्माण करती है, ये चीज़ है। तो वायुमंडल में हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा मीथेन का जो संकेंद्रण है वो कम है, लेकिन इसका इफेक्ट ज़्यादा आता है। कम मात्रा में होते हुए भी ये इफेक्ट ज़्यादा आता है। मीथेन का एक कण कार्बन डाइऑक्साइड के एक कण की तुलना में 8 गुना ज़्यादा हरितगृह प्रभाव पैदा करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना हानिकारक है। लेकिन इसके बाद एक और कंपैरिजन अपन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का और मीथेन का। तो मीथेन की जो लाइफ है वो वायुमंडल में थोड़ी कम है, कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा काफी कम है। भारत जितना विश्व में कुल में मीथेन पैदा होता है उसका 6% भारत में पैदा होता है, उसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। नेक्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड। ये मिट्टी से पैदा होती है, नाइट्रोजन युक्त जो उर्वरक काम में लिए जाते हैं उनसे पैदा होती है। वनों और घास के मैदानों को जलाने से भी बनती है। ये भी हरितगृह गैस है, वायुमंडल का ओजोन गैस का विनाश भी करती है। नाइट्रस ऑक्साइड पढ़ चुके हैं इसके बारे में हम। इस प्रकार से ये क्या करती है, वायुमंडल और जलवायु परिवर्तन डबल हानि पहुंचाती है, और जलवायु को गर्म करने की जो इसकी क्षमता है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में 270 गुना ज़्यादा है, और ये मीथेन की अपेक्षा भी ज़्यादा हानिकारक है, ज़्यादा घातक। नेक्स्ट है फ्लोरिनेटेड गैसें। ये उद्योगों में, फ्रिज में, वो जो विभिन्न प्रकार की अन्य वस्तुएं काम में ली जाती हैं वहाँ से पैदा होती है, और ये नाइट्रस ऑक्साइड से ज़्यादा हानिकारक है। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोक्लोरोकार्बन है, परफ्लोरोकार्बन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, SFC जिसे कहा जाता है। तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक वायुमंडल में बने रहते हैं और काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, जो क्षोभ मंडल में ओजोन होती है, वो वाहनों का धुएं और अन्य जो जैव ईंधन जलाए जाते हैं इनके ऊपर जो सूर्य की किरणों का प्रभाव पड़ता है उससे ये ओजोन बनती है, और फिर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को पैदा करती है। इसके अलावा आग बुझाने में काम में आने वाला जो हेलोन्स हैं वो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट को जन्म देते हैं, बढ़ाते हैं।
कारण क्या है? हरित गृह गैसों की लगातार वायुमंडल में वृद्धि होती जा रही। ये भूमि उपयोग में परिवर्तन हो गया, औद्योगिकरण, नगरीकरण और जो अन्य विकास संबंधी परियोजनाएं हैं उससे बड़े क्षेत्रों में वनों को काटा जा रहा है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में बढ़ रही है। जैव ईंधनों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है। पशुपालन और डेयरी फार्मिंग जो है वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कार्बोहाइड्रेट के जो खमीरीकरण से मीथेन का उत्सर्जन होता है। हम कार्बन डाइऑक्साइड का जब फर्मेंटेशन करते हैं तो मीथेन बनती है। पशुपालन और डेयरी फार्मिंग में बढ़ने से, जैसे क्योंकि गाय, भेड़, बकरी ये सब है, ये इनके पेट में माइक्रोबियल जो खमीरीकरण होता है उसके द्वारा सह उत्पाद के रूप में मीथेन गैस निकलती है। पशुओं के गोबर में भी मीथेन होती है। लेकिन इसका पशुपालन और डेयरी फार्मिंग का एक ये फायदा है कि यहाँ से जो मीथेन निकलती है उसका जो उत्पादन है वो हम कर सकते हैं, बायोगैस के रूप में कर सकते हैं, विद्युत उत्पादन के लिए कर सकते हैं। लेकिन ये मीथेन जो है फाइनली ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ाती है। वन उन्मूलन इसका मेन कारण है। CO2 बढ़ेगी। कृषि क्षेत्र में उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड बढ़ रहा है उससे। प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का प्रयोग बढ़ रहा है। हरित गृह गैसों का लगभग जो 36% भाग है वो प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के प्रयोग से ही उत्पन्न होता है। प्राकृतिक गैस के दहन से ग्रीन हाउस गैसों का लगभग 20% भाग उत्सर्जित होता है। एक छोटा सा और इम्पोर्टेंट इसमें एक चीज रह जाती है कि जो ये गैसेस हमने पढ़ी हैं डिफरेंट, ये किस तरीके से इनका जीवन अवधि कितनी है वायुमंडल में, तो ध्यान से सुनिएगा। जलवाष्प की 9 डेज 9 दिन तक, कार्बन डाइऑक्साइड की 30 से लेकर के 90 वर्ष तक, नाइट्रस ऑक्साइड 121 वर्ष, मीथेन 12 वर्ष और CFC गैसें जो हैं वो 30 से 130 वर्ष तक। तो सबसे ज्यादा नुकसानदायक नाइट्रस ऑक्साइड और CFC गैसें हैं। ठीक है, तो ये था अपना ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना।